नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं आपको भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी कि भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो किन किन आधारों पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है, उसी के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है आधार को मानते हुए। तो पहला आधार है पोषक तत्व। पोषक तत्वों के आधार पर अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ फूड करेंगे तो इसे हम 4 प्रकारों में बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन फंक्शन, सेकंड बेस्ड ऑन पेरिसेबिलिटी, थर्ड बेस्ड ऑन ओरिजिन, फोर्थ बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। मतलब कार्य के आधार पर, नस्वरता के आधार पर, उद्गम के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। अब अगर पोषक तत्वों के आधार पर आप वर्गीकरण करेंगे तो पहले भी मैंने आपको बताया था, इनके 5 प्रकार हैं। पहला है शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो इसमें सारे प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स के अंतर्गत मांस, मछली, अंडा, दूध, चीज़, पनीर, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, कल भी मैंने आपको बताया था। एनर्जी यील्डिंग फूड्स, जिसमें आपके मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में सभी प्रकार के अनाज, चाहे आप कोई सा भी अनाज ले लीजिए, चावल, गेहूँ, बाजरा, रागी, मिलेट्स, मक्का, जौ, ये सारे अनाज हैं और इनमें से आपको एनर्जी मिलती है इनको खाने से। इसी प्रकार से आपको जो आपके जड़ वाली सब्जियां हैं, जैसे आपके प्याज है, आलू है, शकरकंदी है, इनसे मिलता है। और तीसरा है शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स, जो आपको कल मैंने आपको बताया। बॉडी प्रोटेक्टिव में कौन से आते हैं? आपके फल और सब्जियां। इसके बाद जो है पोषक तत्वों के आधार पर अगर आप भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो इनको हम 5 समूहों में बांटते हैं और छठा समूह हमारा जल है। अक्सर हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स का नाम लेते हैं, लेकिन जल को हम भूल जाते हैं, जबकि हमारा बॉडी 66% से लेकर के 70% तक वाटर का बना हुआ है। इसके बावजूद जल को हम जब भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे आप नज़रअंदाज ना करिए। 5 जो आपके पोषक तत्वों के आधार पर है, जिसमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, 5वां है खनिज लवण, छठा है जल। पहला जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है उसके अंतर्गत अभी मैंने आपको बताया सभी प्रकार की अनाजें। आप अनाज को तो देखते हो, जानते हो, सभी प्रकार के अनाजें, जिसमें चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, प्याज, शकरकंदी, इनमें स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और हरी सब्जियां, छिलकेदार दालें, छिलका सहित फल रफेज के मुख्य स्रोत हैं। रफेज कार्बोज का ही एक जटिल रूप है, जिसका पाचन व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, मतलब मनुष्य के द्वारा नहीं होता है। यह रफेज का जो रेशा का हमारे भोजन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह भोजन को आमाशय से पक्वाशय की ओर और इसको और आगे की ओर धकेलने में काम करता है, सरकाने में काम करता है। इस प्रकार से रफेज कब्ज होने से बचाता है और मल को निष्कासन करने में मदद करता है। भूसी, चोकर सहित आटा, सब्जियों के छिलके, जैसे आप छिलका सहित खीरा खाते हैं या एप्पल खाते हैं बिना छिलका उतारे हुए, चीकू बिना छिलका उतारे हुए, तो जो भी सब्जियां बिना छिलका उतारे हुए खाते हैं और जो खाने योग्य है, जैसे आप कहोगे पपीता छिलका बिना उतारे खाएं तो नहीं खा पाओगे, क्योंकि उनका स्वाद बहुत कड़वा हो सकता है, आप नहीं खा सकते हैं। कई सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनका आपको छिलका उतारना आवश्यक होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका छिलका उतारना आवश्यक नहीं होता है। और जो खाने योग्य होते हैं उनमें रफेज की मात्रा प्रचुर होती है और फिर उनको खाने से जो कब्ज है वो नहीं होता है, मल निष्कासन में मदद मिलता है और हमारा पाचन क्रिया बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट ग्रुप जो है फैट ग्रुप में आता है। फैट में आपको घी, मक्खन, तेल युक्त बीज, अंडा, नारियल, मूंगफली, ये सारी चीज़ों में वसा प्रचुर मात्रा में मिलता है और वसा का मुख्य काम शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। भोजन में इसके अत्यधिक उपयोग से वजन बढ़ता है और कमी से वजन में कमी और शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इसके बाद आता है प्रोटीन समूह।
प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग होता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास, विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण एवं नियमन, तंतुओं का पुनर्निर्माण इत्यादि अनेकों प्रमुख कार्य प्रोटीन करते हैं। दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अंडा, सभी प्रकार की दालें, चीज, मांस, मछली आदि इसके मुख्य स्रोत हैं। अब यह देखोगे आप कि जो उत्कृष्ट प्रकार का प्रोटीन है वह आपको मांसाहारी भोज्य पदार्थों में मिलता है। दूध में भी मिलता है और अंडा में भी मिलता है। दूध से बने प्रोडक्ट्स में भी प्रोटीन की प्रचुरता रहती है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन 42 ग्राम पर 100 ग्राम दाल में पाया जाता है। तो अगर कोई जो शाकाहारी है वह सोयाबीन का उपयोग करके प्रोटीन की प्राप्ति कर सकता है। चौथा है इसका विटामिन समूह। विटामिन सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी शरीर में अत्यल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु शरीर की समस्त मुख्य क्रियाओं के संचालन, नियंत्रण एवं नियमन के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर की सभी आंतरिक क्रियाएं जैसे श्वसन, प्रजनन, परिवहन इत्यादि कार्यों, शरीर का भरण पोषण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। सभी प्रकार के फल, हरी और पीली सब्जियां, संतरा, आम, आंवला, गाजर, दूध, अंडा, सेब, मछली, केला इत्यादि विटामिन के मुख्य स्रोत होते हैं। अब पांचवा है खनिज लवण समूह, मिनरल साल्ट ग्रुप्स। शारीरिक वृद्धि, निर्माण एवं मरम्मत, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन, रोगों से सुरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने इत्यादि कार्यों के लिए खनिज लवण की जरूरत होती है। शरीर के कुल वजन का 4% भाग खनिज लवणों का बना होता है और यह अकार्बनिक रासायनिक तत्वों का होते हैं। खनिज लवणों की कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आयरन की कमी से एनीमिया, कैल्शियम की कमी से ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमेलेसिया गर्भवती और धात्री माता में, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, कैल्शियम की कमी से हड्डियां को कमज़ोर हो जाना और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनेसिस। राइबोफ्लेविनेसिस की स्थिति में होंठ के दोनों किनारे फट जाते हैं, होंठ नीले पड़ जाते हैं, जिह्वा भी आपकी बैंगनी रंग की हो जाती है। ये विटामिन B2 की कमी से होता है। इसी प्रकार से विटामिन B6, विटामिन B12 इनकी कमी से भी रोग हो जाते हैं। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो फर्टिलिटी की क्रिया बाधित होती है। इसके बाद आता है जल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे जितने भी लोग हैं और जो हमारे विद्यार्थी हैं, अगर उनको क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स के बारे में बताया जाता है तो 5 का नाम तो बड़े आसानी से ले लेती हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, बट वो जल को भूल जाते हैं। हमें जल को नहीं भूलना है, क्योंकि जल के बिना हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमारे शरीर का 66% से 70% तक जो जल है वो हमारा पूरे बॉडी को भाग बनाता है। इनमें तंतुओं में जल की मात्रा 70 से 80%, अस्थियों में 20%, रक्त में 80 से 90% और पेशाब में 96 to 97% तक पाया जाता है। शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में जल एक घोलक की तरह कार्य करता है और घोलक के होने के कारण शरीर के अंदर विविध प्रकार के जो विषाणु टॉक्सिक होते हैं, जो विष होते हैं, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। कुछ पसीने के माध्यम से निकलता है, कुछ मल के माध्यम से निकलता है और कुछ पेशाब के माध्यम से निकलता है। और भोजन के पाचन, अवशोषण और परिवहन के लिए भी जल की ज़रूरत होती है। अगर खून गाढ़ा हो जाता है तो देखो कई प्रकार की बीमारियां होती है, इसलिए खून को पतला करने के लिए भी हमें जल जरूरी है। एक बात विद्यार्थी मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई लोग कहते हैं हमारा खून गाढ़ा हो गया है और गाढ़ा होने के कारण वो दवाइयाँ खाते हैं। अगर आप लोग होम साइंटिस्ट हो तो दूसरे लोगों को बता सकते हो कि जिनके खून गाढ़ा हो रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, ताकि ब्लड का कंपोजिशन सही हो जाए और उनका खून का जो गाढ़ा होने वाली जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। तो आप इन्हें बता सकते हैं आगे लोगों को। इसके बाद नस्वरता के आधार पर, अगर हम पेसिबिलिटी के आधार पर अगर हम इनका वर्गीकरण करते हैं भोज्य पदार्थों को, तो इनको 3 भागों में कर सकते हैं। पहला क्या है,
पहला है नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ। ऐसे अगर हम ये कह देते हैं कि नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि संसार तो नश्वर है, हम सबों का नाश होना है। लेकिन हम फूड का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस वर्ड को यूज करते हैं, नॉन पेरिसेबल फूड्स, जो देर से सड़ते हैं, बहुत लंबे टाइम तक टिकते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन पेरिसेबल फूड्स। जैसे आपका गेहूं है, चावल है, घी है, तेल है, बहुत लंबे टाइम तक आपका चलता है, मसाले हैं, सालों साल चलते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ, सेमी पेरिसेबल फूड्स, जो आपके कुछ सप्ताह से लेकर के कुछ महीनों तक आपके चल जाते हैं अगर उनको आप ठीक तरह से संग्रहित करके रखते हो। तो जैसे भुना चना है, सत्तू, बेसन, आटा, अंडा, नींबू, नारंगी, आलू, प्याज, सूजी, मैदा, पोहा, दलिया, मिठाई, नमकीन, चिप्स, तेल युक्त बीज, मूंगफली इत्यादि। और तीसरा जो है वो आपका है पेरिसेबल फूड्स, जिसको हम नश्वर भोज्य पदार्थ कहते हैं। पेरिसेबल भोज्य पदार्थ का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं आप? जो जल्दी सड़ जाते हैं, जैसे पालक है, दूध है, अगर दूध को आप गर्म नहीं करोगे तो फट जाएगा। दही को बाहर खुला छोड़ दोगे तो कुछ ही दिन में, 2-3-4 दिन में खराब हो जाएगा। मांस है, मछली है, हरी पत्तेदार सब्जियां जो भी मैंने आपको बताया, छाछ, पनीर, इनको अगर आप बाहर रख दोगे, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखोगे, गर्मी का दिन है या बरसात का दिन है तो जल्दी ये सड़ करके फिक जाते हैं। इसलिए इनको हम नश्वर भोज्य पदार्थ के अंतर्गत गिनते हैं। इसके बाद अगर आप उद्गम के आधार पर देखोगे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, तो उद्गम के आधार पर आपको 2 प्रकार से होता है, जंतु जगत से प्राप्त भोजन और दूसरा है वनस्पति जगत से प्राप्त भोजन। जंतु जगत से क्या मिलता है? जो आपको जानवरों से मिलता है। जानवरों से क्या मिलेगा आपको, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या मिलेगा? मांस, मछली, अंडा, दूध। दूध किससे मिलता है? गाय से, भैंस से, बकरी से, ऊँट से, ये दूध देती हैं। अंडा मुर्गियों का, टर्कीज का, है ना। मांस आपको जानवरों से मिलता है, और मछली, ये सब जानतो भोज्य पदार्थ कहलाते हैं और ये प्रोटीन प्राप्ति के उत्कृष्ट स्रोत हैं और इनमें सभी प्रकार के खनिज लवण भी पाए जाते हैं। दूसरा है वनस्पति जगत से प्राप्त भोजन। वे भोज्य पदार्थ जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं वानस्पतिक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे अनाज, दालें, हरी और पीली सब्जियां, आलू, प्याज, अरबी, शकरकंदी, फल इत्यादि। ये भोज्य पदार्थ सभी पौष्टिक तत्वों यथा कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन युक्त होते हैं। मनुष्य के जीवित रहने के लिए ये नितांत आवश्यक होते हैं। अगर आप रासायनिक प्रकृति के आधार पर देखोगे, भोजन का वर्गीकरण करोगे तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है कार्बनिक। कार्बनिक मतलब जिनमें कार्बन एटम्स मिलता है, और अकार्बनिक जिनमें कार्बन एटम्स नहीं मिलता है। जैसे कार्बनिक में देखोगे तो C6H12O6, ये कार्बोज में ग्लूकोज का एक, फ्रुक्टोज का एक फॉर्मूला है, जिसमें कार्बन का 6 भाग, हाइड्रोजन का 12 भाग, ऑक्सीजन का 6 भाग रहता है। तो कार्बोज। वसा में अभी मैंने आपको बताया घी, तेल, प्रोटीन और विटामिन, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि होते हैं, और अगर आप इनको जलाओगे तो कुछ भी शेष नहीं बचता है। इन भोज्य पदार्थों में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को शरीर के अंग आंतरिक ऊर्जा में बदल देते हैं और उनका उपयोग करते हैं। अकार्बनिक भोज्य पदार्थों में मिनरल साल्ट्स, इनऑर्गेनिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिन्हें हम ऐश भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें जलाने के पश्चात जो कुछ बचता है वह अकार्बनिक तत्व ही होता है। इन अकार्बनिक तत्वों में शरीर निर्माणात्मक, सुरक्षात्मक, नियंत्रणात्मक एवं नियमन की अभूतपूर्व क्षमता होती है और ये शरीर को रोगों से बचाते हैं। कैल्शियम, लोहा, मैंगनीज, तांबा इत्यादि खनिज लवण हैं जो कि आपके अकार्बनिक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। आगामी वीडियो में मैं आपको भोज्य समूह के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो जरूर शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।